नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और हमारे संसाधन का हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में हम लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का यह पहली वीडियो है। बच्चों, खासकर इस वीडियो में हम लोग भूमि और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूमि और मृदा की जानकारी। बच्चों, भूमि और मृदा किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, या यूँ कहें कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन हमारी जीवन को, हम मनुष्यों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको समझने के लिए आइए हम बुधनी और गुरमीत कौर की कहानी सुनते हैं। बच्चों, झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। उसका परिवार पास के जंगल से दातून, पत्ते, लकड़ियाँ एवं जंगली फलों जैसे कि केंदू, बैर, जामुन आदि इकट्ठा कर बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण करते हैं मतलब अपने लिए खाने पीने का वस्तु खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और रहने की जो भी छोटे छोटे साधन है, जीने के लिए जो ज़रूरी है उसकी व्यवस्था इन वस्तुओं को बेचकर वो लोग करते हैं। बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है, अर्थात वो जंगल जाती है, ये वस्तुएं तोड़कर काट कर लाती है और बाज़ार में बेचने में माँ की मदद करती। उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटा अनाज जैसे मक्का यानी कि मकई, रागी ही उगा पाते हैं। मतलब इनकी भूमि पथरीली है, तो पथरीली भूमि में धान गेहूँ तो हो नहीं सकता, ये मक्का रागी ही हो सकते हैं। और ये मक्का रागी भी इनका साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ये थी बुधनी की जीवन की कहानी। अब दूसरी है गुरमीत कौर। गुरमीत कौर पंजाब के एक गांव में रहती है और वहाँ की ज़मीन समतल एवं उपजाऊ है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस में बच्चों खेती होती है वहाँ पर, और सारे आधुनिक साधन से वो लैस होता है, मशीन लगा होता है, पंप सेट, बिजली, सारी सुविधा वहाँ होती है। और इनके फार्म हाउस में धान एवं गेहूं के साथ अन्य फसलों का उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। फार्म हाउस में फलों का एक बागान तथा एक डेयरी फार्म भी है। डेयरी फार्म में दुधारू पशुएं पाली जाती है जैसे गाय, भैंस आदि, और उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। इनके गांव में एक नहर भी है जिससे सिंचाई होता होगा, जिससे खेती की जा सकती होगी। गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब बच्चों, आपने देखा बुधनी और गुरमीत दोनों भारत के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। बुधनी जहाँ झारखंड में रहती है, वहीं गुरमीत पंजाब में रहती है। और आपने देखा कि दोनों के परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। एक के जहाँ भूमि पथरीली है तो खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पाता है, हर फसल नहीं हो पाता है, जंगली फलों और दातून, लकड़ी, पत्ते बेचकर उनका जीवन यापन होता है। तो दूसरी ओर गुरमीत का परिवार अच्छी खेती बाड़ी कर लेते हैं, भूमि समतल है, आधुनिक साधन से खेती होती है, तो ये इनका जीवन बहुत अच्छा है। तो अब ये समझना है हम लोग को ये विभिन्नता दोनों के जीवन में क्यों है। तो हमने देखा कि भूमि की गुणवत्ता, एक तो था पथरीली और दूसरा उपजाऊ। और पथरीली होने के कारण उसमें मृदा नहीं है। मृदा मतलब कि पेड़ पौधों को उपजाने वाला खाद, ऊपरी मिट्टी, जो कि बुधनी के यहाँ नहीं है और गुरमीत के यहाँ है। जल की सुविधा, आपने देखा कि गुरमीत के गांव में नहर बहती है, जबकि झारखंड का बुधनी के यहाँ बारिश के जल पर निर्भर है। प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन की भिन्नता के कारण है। तो इन दोनों के जीवन बताने का उद्देश्य था
कि इन जो ये भूमि, मृदा, जल आदि से किस तरह से लोगों का जीवन का स्तर बदल जाता है। बच्चों यहाँ पे जो भी चित्र दिए हैं ये सिर्फ आपके समझ को बनाने के लिए है, ये बुधनी और गुरमित का चित्र नहीं है। आइए इन संसाधनों तथा इनके उपयोग के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भूमि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन है या पृथ्वी गोल है, आपने देखा है, और उस पर आप जानते हैं कि करीब 28% या 29% भूमि है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है। सभी जगह हम लोग घर बनाकर नहीं रह सकते हैं। कहीं भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, मतलब जनसंख्या एक समान नहीं पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, ज़मीन है, पहाड़ी है, दलदल है जहाँ हमेशा धंस जाने का डर है, अंदर घुस जाने का डर है, मरुस्थल है जहाँ बालू ही बालू है, खेती संभव नहीं है, एवं सघन वन क्षेत्र विरल एवं निर्जन है। ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या नहीं पाई जाती है, लोग वहाँ निवास नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, यहाँ अधिक लोग रहते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो उपरोक्त कारकों के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के थार मरुस्थल और झारखंड के सारंडा वन में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या कम है। जबकि गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि गंगा के मैदानी भाग उपजाऊ है और मनुष्य के रहने योग्य है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग भूमि के उपयोग के बारे में समझ लेते हैं कि कहाँ कितना इसका उपयोग हो रहा है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपने समझ लिया है कि संसाधन किसे कहते हैं। वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य के विकास में, मनुष्य के जीवन में काम आती है, संसाधन कहलाती है। तो भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों, कौन कौन से कार्यों? कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। कृषि तो आप समझ रहे हैं, खेती। वानिकी मतलब वन लगाना या बाग बगीचे, सब्जी आदि लगाना, ये वानिकी हो गया, छोटे स्तर पर वन लगाना। खनन लो अयस्क या कोई भी अयस्क निकालना खनन कहलाता है। गृह निर्माण मतलब घर बनाना, सड़क और उद्योग बनाना। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक जैसे कि धरातल, जलवायु, मृदा तथा मानवीय जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस देश में भूमि का उपयोग अधिक होता है वो ज़्यादा संपन्न होगा, जिस देश में भूमि का उपयोग कम होता है वो कम संपन्न होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। बच्चों, यहाँ विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग का प्रतिशत दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि विश्व में कृषि योग्य भूमि 11% है, चारागाह 20% है, वन 31% है और अन्य ये सबको छोड़कर 32% है। वहीं भारत में कृषि योग्य भूमि 57% है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर जीवन निर्भर करता है। चारागाह यहाँ चिन्हित नहीं किया गया है, इसलिए यह सिर्फ 4% है। वन जंगल 22% है और अन्य भूमि 17% है। बच्चों, आपको एक काम दिया जा रहा है जो कि आपने गणित के शिक्षक से भी सीखा होगा, और यहाँ भी एक इसका चित्र बनाकर मैं आपको दिखला रहा हूँ। काम ये है कि ऊपर दी गई जो सारणी है उसके आधार पर एक दंडारेख बनाना है आपको, और इस दंडारेख में विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमि उपयोग की तुलना करना है। तो आप ये गणित में भी सीख चुके होंगे, और अभी ये चित्र भी आप देखिए और इसके आधार पर अपने शिक्षक के सहयोग से इसको बनाइएगा। बच्चों, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मालिक जो होते हैं भूमि का, ये निजी भी होते हैं और सामुदायिक भी होते हैं। निजी भूमि व्यक्तिगत के अधिकार में होती है, किसी आदमी विशेष का अधिकार में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके गांव में अगर धान की खेती किसी की है, वो खुद खेती करता है, या आपके पिताजी का खेत है, आपके पिताजी स्वयं खेती करते हैं, तो वो आपका निजी है ना, आपका व्यक्तिगत खेत है। लेकिन गांव का जो फुटबॉल का अगर मैदान है आपका और उसमें गांव के सभी लोग खेलते हैं, वहाँ हाट बाज़ार भी लगता है और मेला भी लगता है, तो वो मैदान जो है वो सभी के उपयोग के लिए है, इसलिए वो सामुदायिक भूमि है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है, जनसंख्या का मांग भी बढ़ता है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, भूमि तो बढ़ती नहीं है। सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी विभिन्न कार्यों में होता है। भूमि सीमित है लेकिन उसका उपयोग हम लोग विभिन्न कार्य करते हैं। भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि का भी है। बंजर भूमि उस भूमि को, पथरीली भूमि को कहेंगे या रेतीली भूमि को कहेंगे जिस पर खेती नहीं होता है। जबकि दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का है। गैर कृषि, जिसमें कृषि नहीं होता है लेकिन अन्य उपयोग होता है। तो अभी हमने बताया कि बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि एवं मरुस्थलीय भूभाग शामिल किया जा सकता है। और गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्तियों का निर्माण, बस्ती बनाकर वहाँ रहते हैं, सड़क बनाते हैं, उस पर रेल मार्ग बनाते हैं, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकीकरण, व्यापारिक क्रियाकलापों को बढ़ाने आदि के कार्य में करते हैं। इस कारण आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में साफ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ इसके प्रबंधन की हम अवहेलना करते आ रहे हैं। पहले जनसंख्या कम थी तो हमें समझ में नहीं आया कि भूमि को भी संरक्षित करना है। भूमि का संरक्षण माने जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें और बाकी को हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, लेकिन ऐसा नहीं करते थे हम लोग। अब जब जनसंख्या बढ़ने लगी है तो भूमि की संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसके साथ साथ हम भूमि के उपयोग हेतु अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है, फिर भी हम भूमि का उपयोग बर्बादी करते आ रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि भू संसाधनों के निम्नीकरण को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि भूमि में एक उर्वरता शक्ति होती है, फसल को उपजाने का एक ताकत होता है। तो ये ताकत जो है विभिन्न कारणों से धीरे धीरे घटते जाता है, जिसको कहते हैं भूमि का निम्नीकरण। तो आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। इससे इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य को भूमि नहीं मिलेगा और इसके लिए बहुत से उसको हानि उठाने पड़ सकते हैं। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है, इसको बचाकर चलना है। संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जो सुझाव आपके पुस्तक में दिए गए हैं। पहला है वन रोपण। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वन लगाने चाहिए। अतिचारण पर रोक। हमारे देश में जहाँ तहाँ पशुओं को चराकर घास और पेड़ पौधों को बर्बाद किया जाता है, तो इस पर हमें रोक लगाकर चराने के लिए सीमित क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। हम लोग अधिक उपज पाने के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो इसे कम करना होगा, जिससे भी हमारा भूमि का उत्पादन क्षमता घटता है, निम्नीकरण होता है। खनन के बाद, अयस्क निकालने के बाद हम लोग खदानों को कुएं की तरह, उससे बड़े बड़े गड्ढों की तरह छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमि बर्बाद हो रहा है। तो इनको भी, इन खदानों को हमको भर देना चाहिए, फिर से उनमें मिट्टी आदि भर के उसको भूमि उसको बना देना चाहिए, ताकि मनुष्य उसका फिर से उपयोग कर सके। तो इन सामान्य उपायों के माध्यम से हम काफ़ी हद तक भूमि का संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं उपायों का यहाँ सूची दिया गया है, जिसको आप पुस्तक में ध्यान से देखेंगे और चार्ट में बनाकर विद्यालय में टांग देंगे। बच्चों, भूमि के बारे में हम लोग समझ लिए। अब चलिए मृदा के बारे में समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। बच्चों, आप भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को देखा है, जिसके ऊपर से पौधे हमको दिखते हैं, और वो कहलाता है मृदा। तो जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के माध्यम प्रदान करते हैं, इन्हीं के कारण पौधे बीज अंकुरते हैं और पौधे बड़े होते हैं और फल लगते हैं, फूल लगते हैं। बच्चों, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। जैव पदार्थों माने जीव जंतु से उत्पन्न पदार्थों से होता है।
यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, टूट टूट कर जमा होने के कारण होता है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होता है। अब देखिए मृदा कैसे बनता है, मृदा निर्माण का मुख्य कौन कौन से कारक हैं। तो शैल यानी कि चट्टान का स्वरूप कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति कैसा है, जैव पदार्थों की भूमिका इसमें रहती है तथा मृदा संगठन में लगा समय भी एक कारण है। तो अलग अलग स्थानों पर ये कारक अलग अलग होते हैं। बच्चों यहाँ अब हम एक चित्र देख रहे हैं आप दाहिनी ओर, जो मृदा परिच्छेदिका का है। मृदा कैसे बनता है, अगर हम नीचे से देखें धरती के अंदर से, तो सबसे पहले धरती के अंदर में होती है जनक चट्टानें, मतलब यही मुख्य चट्टान है जिससे मृदा बनता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, ये चट्टानें अपक्षयित होकर टूटती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सालों में कमज़ोर होकर यह चट्टानी पदार्थ बन जाती है। और फिर बहुत समय लगने के बाद ये चट्टानी पदार्थें टूटकर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा के रूप में तैयार होती है, जिसमें जड़ें विकसित होती है। और सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखाई देती है, जिसके ऊपर हमें पौधे दिखाई देते हैं जिस ज़मीन के ऊपर, उसमें ह्यूमस और वनस्पति होते हैं और इसे हम ऊपरी मृदा कहते हैं। अब ऊपर से देख लीजिए, सबसे पहले है ऊपरी मृदा, उसके बाद है उपमृदा, उसके निचली परत है चट्टानी पदार्थ और सबसे मुख्य है जनक चट्टानें, जिनसे ये सभी बने हैं। तो मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक हमने देखा कि 3 संस्तर है। गिन लीजिए आप, 1, 2, 3 भाग में बटे हुए हैं, जिसका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। मृदा के इन संस्तरों की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है बच्चों। चट्टान जिस रंग का होगा, वहाँ की मृदा, वहाँ की मिट्टी उसी रंग की होगी। इसमें सबसे ऊपरी परत में आपने देखा कि ह्यूमस था। ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पति के सड़ने गलने से होता है। यह मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व है। इससे बीज अंकुरते हैं और पौधे बड़े होते हैं, फल फूल इसी के ताकत से होती है। तो आपने समझा कि मृदा हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब चलिए, अब अगली बात, दूसरी बात है कि झारखंड में मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। आप चित्र में देखिए कि छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर स्थित है। जो ये नदियों का नाम है कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से नदियाँ निकली हुई हैं और इनका जो जल क्षेत्र है, मतलब ये जो बहते हैं, ज़्यादातर झारखंड में ही है। मृदा वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी है। चट्टान और पत्थर के कट कर बहने से बनी है, जिन्हें यहाँ आपको दर्शाया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। तो सबसे पहला है लाल मिट्टी। ये मिट्टी ज़्यादातर कहाँ मिलता है, झारखंड के दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी मिट्टी मायका यानी कि अभ्रक युक्त मिट्टी, और ये कहाँ मिलता है झारखंड में, कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी मिट्टी है बालुई मिट्टी। यह ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। चौथा है काली मिट्टी। ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। पांचवा है लैटराइट मिट्टी। ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। तो ये था झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी और कहाँ पाए जाते हैं उन स्थानों का नाम। अब चलिए मृदा का निम्नीकरण हम लोग समझते हैं कि मृदा जो है, ऊपरी मिट्टी जो फसल के लिए उपयोगी है, उसका कैसे निम्नीकरण होता है। जब मृदा की उत्पादकता घटती है, इसमें खेती करने की क्षमता घटती है, तो इसका मृदा का निम्नीकरण होता है। मतलब फसल आप इसमें लगाए और फसल को जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया है, वहाँ का मृदा का निम्नीकरण हो गया है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है
जब मृदा अपर्दित होती है, ऊपरी मिट्टी कटकर बह जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। मृदा में जल का अभाव होता है, वहाँ जल सूख जाता है अथवा मृदा गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो ये सब कारण मृदा का निम्नीकरण का है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से, क्यों मृदा का निम्नीकरण होता है? तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि वनोन्मूलन, वनों के कटते जाने से वहाँ की मिट्टी बहकर चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी मृदा बहकर चली जाती है और इससे निम्नीकरण हो जाता है। अतिचारण, हमारे देश में पशुओं को कहीं भी चराया जाता है, कोई उसका स्थान निर्धारित नहीं है, इस कारण अतिचारण के कारण भी वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग भी भूमि का मृदा का निम्नीकरण करता है। वर्षा का दोहन हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिससे वर्षा का पानी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है, जिससे भी हानि होती है। भूस्खलन और बाढ़ इसका एक कारण है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो किसी कारण से धंसकर बह जाती है, बाढ़ के कारण मिट्टियाँ कट के बह जाती है। तो ये सब कारण निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। अब देखिए कौन किस किस विधि से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो हल चलाने का, मिट्टी को कोड़ने का कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला है समुच्च रेखीय जुताई। ये पहाड़ों पर की जाती है बच्चों, और सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, जिससे एक साथ नदी जैसा पानी जो वर्षा का जल नीचे नहीं उतरता है, जिससे मिट्टी कटने से बच जाता है। इस विधि में ढालू स्थानों पर समुच्च मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाला रेखा की तरह मेड़ बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटकर मिट्टी को काटते हुए नीचे नहीं उतरता है, और जिससे वहाँ की निम्नीकरण नहीं होती है। दूसरा तरीका है रक्षक मेखलाएं बनाना। तटीय प्रदेशों यानी कि समुद्र तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, तेज हवा को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसके द्वारा मरुस्थलीकरण का विस्तार पर भी रोक लगता है। अगर तेज़ हवा से भी मिट्टी कट के, उपजाऊ मिट्टी कटकर एक जगह से दूसरे जगह बह जाती है, उड़ जाती है, तो वहाँ कतार में वृक्ष लगाकर हम लोग इसको रोक सकते हैं। तीसरा है फसल आवर्तन। मैंने बताया कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल लगाते रहने से उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है, उसका निम्नीकरण हो जाता है। तो हमें खेत में हर वर्ष या 1-2 वर्ष के अंतराल में फसल बदल देना चाहिए। जैसे कभी गेहूं और धान लगाए हैं तो फिर उस पर दलहन लगाना चाहिए, जब दलहन 1-2 साल लगा लिए तो फिर गेहूँ लगाना चाहिए, तो इससे उसका उर्वरकपन बना रहता है। नियंत्रित पशुचारण, जैसे पूर्व में बताया कि पशुचारण के लिए स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। हर जगह पशुचारण से वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और वहाँ की मिट्टी कटकर बह जाती है। तो ये सब कारण है जिससे हम, ये सब उपाय हैं जिससे हम मृदा को रोक सकते हैं। झारखंड में मृदा अपरदन को समझ लेते हैं। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान यहाँ के खेत की जुताई करते हैं, और इसके बाद कुछ दिनों बाद अगर वर्षा नहीं हुई तो वहाँ की मिट्टी सूख जाती है और हवा से उड़कर एक जगह दूसरी जगह जो मृदा है वो चली जाती है, फिर वो बंजर हो जाता है। तो जब भारी वर्षा के कुछ दिन सूख जाने के बाद भारी वर्षा होती है तब भी यहाँ की मृदा कटकर बह जाती है। अब चित्र में समुच्च रेखीय जुताई को देख रहे हैं, दूसरे चित्र में रक्षक मेखलाएं का दिखाए हैं, और तीसरा में झारखंड में मृदा अपरदन को दिखलाया गया है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। मतलब सबसे बड़ा कारण है कि जैसे पहली बारिश हुई, हम लोग खेत जोत दिए, अब बारिश बंद हो गया तो वहाँ की मिट्टी सूख गई पूरी और हल्की भी हो गई। अब या तो तेज पवन से या बारिश के जल से हमारा मृदा वहाँ से कटकर बह गया और हमारा जो खेत था वो बंजर हो गया। तो ये मुख्य कारण है यहाँ का। और इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है, चादरी अपरदन यानी कि सीट एरोजन कहलाता है। और झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है बच्चों। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्र में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होता है और इसे अवनलिका अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आप यहाँ के चित्र में देख रहे हैं, तीव्र ढाल है
तो यहाँ अगर कस के बारिश हुई तो मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, कट कर वो बह जाएगी और वो उपयोगी नहीं होगी। तो बच्चों आपने देखा कि मृदा और भूमि हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये किस तरह से नष्ट होता है, इसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारी बात तो सुन लिए। अब पाठ्य पुस्तक में 2, 3 बार, 4 बार, जितना भी आपका मन करे इसको पढ़िएगा तो आपकी समझ बेहतर बनेगी। लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खेलते रहिए। धन्यवाद बच्चों।